नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टीन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अखिलेश ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के हिंदी का शिक्षक हूं और मैं आपके 2023 में हिंदी भाषा और साहित्य से जितने भी प्रश्न आए हैं उनके एक एक प्रश्न को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूं। एक मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं आज की शुरुआत करता हूं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल आपको कोशिश करते रहना है क्योंकि जो कोशिश किया है उसकी कभी भी हार नहीं हुई है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा और साहित्य के 2023 के एक एक प्रश्न का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं जो आपके एनसीईटी आईटीपी 2025 के लैंग्वेज सेक्शन में बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड के जो है कोर्स चलते हैं और जिसकी फीस हम लोगों ने 3500 रुपए अभी रखी हुई है, जो कि कोर्स की फीस कुछ ही दिनों में जो है हमारी इंक्रीज होकर फिर 3500 रुपए हो जाएगी। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में नवंबर महीने में लगभग 10-15 नवंबर तक हमारा जो है लगभग 15 नवंबर तक मान के चलिए कि हमारा डिस्काउंट चलेगा, जिसमें हम 30% ऑफ आपको दे रहे हैं। जो अब भी हमारे 50 स्टूडेंट होने वाले हैं हो जाएंगे तो हम इस फीस को फिर 30% ऑफ को रोक के हम अपनी फीस को 3500 रुपए कर देंगे। अभी आपकी 2449 रुपए फीस है। आप इतना पेमेंट करके आप हमारे कोर्स से जुड़ के अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। पेमेंट आपको प्रिस्टाइन क्लासेस ऐप से करना है। नो रिफंड पॉलिसी है, किसी प्रकार को हम लोग रिफंड नहीं करते हैं, इसलिए आप खूब अच्छे से इस नंबर पे कॉल करके आप बेकायदे पूरी जानकारी को इकट्ठा कर ले, हमारे डेमो वीडियो को, हमारे यूट्यूब के वीडियो को देख ले, उसके बाद ही आप कोर्स को परचेज करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पे। तो हम कंटेंट शुरू करने से पहले बता देते हैं कि यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हमारे आंसर पैसेज से हैं और हमारे व्याकरण से क्वेश्चन है, साहित्य से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, हमको आंसर पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ के उत्तर निकालते हैं, बिल्कुल नहीं। पहले पैसेज को बहुत ही अच्छे से एक बार बहुत ही बोधगम्यता से पढ़ना है। हमने बता दिया कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, बराबर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमको कोशिश करके बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो हम पहले पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पैसेज को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आपको यहीं पे डबल अंडरलाइन करके हम सारे आंसर को समझाते जाएंगे, ताकि आगे हमको तो पता है क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बार बार हमने पैसेज को नहीं लगाया। पैसेज एक ही है, इसमें 5 क्वेश्चन है लगभग। देखिए, निम्नलिखित अवतरण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस पैसेज के हिसाब से जो आगे के प्रश्न है उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पास एक नोट्स, एक कॉपी और पेन लेंगे, ताकि आप अपना खुद भी आकलन कर सकते हैं। अगर हमारे प्रश्न को देख के आपको सीखना है तब भी अच्छी बात है। अगर आप अपने पास कॉपी या पेन रखे हुए हैं, कॉपी और पेन दोनों, तो आप अपना खुद ही आकलन कर ले कि आउट ऑफ 20 हम लैंग्वेज के हिंदी साहित्य वाले पोर्शन में कितना सही कर पाते हैं। अगर आप 10-12 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपकी स्थिति अभी भी सही है, क्योंकि अभी आप तैयारी शुरू नहीं किए हैं और तैयारी शुरू करने का समय अब आ चुका है। अब जो है रण युद्ध क्षेत्र में कूदने का समय आ चुका है, धुंध भी बच चुकी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। देखिए, यही से एक एक चीज को अच्छे से समझते चलिए। शब्दावली का अर्थ क्या होता है कि शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को हम लोग शब्दावली कहते हैं। किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा की शब्दावली कहते हैं। मतलब किसको? किसी भाषा द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा की शब्दावली कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली के 3 स्तर होते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा? आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। 3, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। आधारभूत शब्दावली किसी भाषा के पूरे शब्द भंडार का वह केंद्रीय अंश होता है। मतलब वह सेंटर पॉइंट होता है जिसे उस भाषा की सामान्य, किसकी? उस भाषा की सामान्य मूलभूत अभिव्यक्तियों का आधार कहा जाता है। किसकी? भाषा की सामान्य मूलभूत अभिव्यक्तियों का आधार कहा जा सकता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसको सीखने के लिए? किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। किसका? आधारभूत शब्दावली का। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां नंबर अंडरलाइन में करते जा रहा हूं। ठीक है, पूरे शब्द भंडार की तुलना में, किसके तुलना में? शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत छोटी होती है। नो बड़ी, बहुत
छोटी होती है। आधारभूत शब्दावली, जिसे मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है कि आधारभूत शब्दावली को हम लोग क्या कहते हैं मेरे साथियों, मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। मैं उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं एवं संकल्पनाओं का अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित, क्या अपेक्षित होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, जिसे हम लोग अभिकारी भी कहते हैं। अच्छा, जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आपसी संपर्क के आधार होते हैं। किसके आधार होते हैं, आपसी संपर्क के। अब ये समझ के चलिए हमारे साथियों कि जहां जहां पे डबल अंडरलाइन हुआ है, जहां जहां पर डबल अंडरलाइन हुआ है, वहां वहां पे आपका उत्तर है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। हम थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, और हम थोड़ा सा इसको डार्क भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डबल अंडरलाइन आपका उत्तर है, ये आप मान के चलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा। प्रयोग की दृष्टि से भाषा की शब्दावली के कितने स्तर होते हैं? मैंने बताया कि प्रयोग की दृष्टि से भाषा की शब्दावली के 3 स्तर होते हैं। कहां बताया सर? भैया मैंने यहां बताया आपको 3 होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन सा? आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। ठीक है, पेन के कलर को हम बार बार चेंज करते रहेंगे ताकि आपको मजा आता रहे। तो क्या होते हैं? आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। बिल्कुल, ये आपका सही जवाब हो गया। कप्तान साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक किया जाए। तो मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, अच्छा, आधारहीन, मध्यम, उच्च है नहीं, ये है नहीं, और ये हमारा कहीं पर पूरे पैसेज में कहीं पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर पैसेज के लिए अवतरण के आधार पर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो इस पैसेज के माध्यम से हम पहले क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। बिल्कुल, शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। बिल्कुल, हमारे पहले पैसेज के पहले ही लाइन में दिया गया है कि शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। ठीक है, और समय ज्यादा तेज बोलता हूं ना तो पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई बात नहीं, तभी मैं चलते रहूंगा। तो शब्दों का समूह यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए पहला चीज तो सही हो गया, या कि शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। दूसरा कथन सेकंड, पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत बड़ी होती है। मैंने वहीं पर अंडरलाइन करके डबल टिक कर दिया था कि नहीं, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो मतलब ये हमारा जो है उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है भाई। फर्स्ट तो सही है, सेकंड कहां सही है? सेकंड तो भाई वहां पर बड़ी दे दिया तो एक गलत हो गया। बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। नहीं भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे गलत हो गया? फर्स्ट तो हमारा सही दिया हुआ है और सेकंड हमारा गलत है। तो फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। मतलब कप्तान साहब ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए। हमने लॉक कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हम लोग अपने सही मार्गदर्शन पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैसेज के हिसाब से चले। एक बात का आपको ध्यान देना है, मैं आपको बता दे रहा हूं शिक्षक के तौर पर, हर एक अच्छा शिक्षक आपको यही बात बताएगा। कभी भी पैसेज में आपको अपने मन, भाव, विचार, परिवार और समाज की बातों को कतई नहीं जोड़ना है। जो पैसेज कह रहा है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस बात का ध्यान रहते हुए आपको जो पैसेज में दिया है केवल उसी चीज का ध्यान देना है। तो पैसेज में यही दिया है कि पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत छोटी होती है। तो ये गलत हो गया। तो पहला सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। आपको एक एक चीज में तोड़ मरोड़ के समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, शब्दावली का अर्थ सीधा दिया हुआ है पहले पैसेज के पहले लाइन में। शब्दावली का अर्थ होता है हमारे साथियों शब्दों का समूह। बिल्कुल, शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। ठीक है, शब्दावली का अर्थ क्या होता है? शब्दों का समूह। ओके, तो ये हो गया हमारे शब्दों का समूह। ठीक है, अब हमारा आता है शब्दावली के 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? शब्दावली के आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च, जो कि हमने पैसेज में पहले ही पढ़ा था। तो हमारा पहले का 3 हो गया और दूसरे का हमारा 4 हो गया। दूसरे का हमारा 4 हो गया। तो देखिए पहले का 3 और दूसरे का 4 का मिलान कहां से हुआ? ये तो गलत हो गया हमारे साहब, गलत। पहले का 3 नहीं, गलत। पहले का पहला गलत। हमारे पहले का 3 और दूसरे का 4, यहीं से देखिए ऑप्शन पकड़ में आ गया। आपको कम से कम दो ऑप्शन तक चलना है, मतलब कि 2 ऑप्शन का मिलान 2 मिलान तक करना है। अगर 2 मिल रहा है तो आपको उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाना है। लेकिन हाँ, समय है तो देख लेना भाई, क्यों रिस्क लेना?
क्यों -5 जाना, मतलब 4 तो वो जाएगा, एक और लेके जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहले का तीसरे का क्वेश्चन नंबर, तीसरे का ऑप्शन नंबर पहला जो होता है वो सही ऑप्शन, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला। आधारभूत शब्दावली का था वो हम लोग मूलभूत शब्दावली कहते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था पैसेज में, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डी का दूसरा, वस्तु एवं संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसको हम लोग अव्यय, जिसको हम लोग अव्यय को विकारी भी बोलते हैं, उसको मैंने बताया। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अव्यय, सब चीजों को हमारे अगर आप पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो प्रत्येक चीजों को मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप IIT, NIT, RIE और DU में एडमिशन लेने के काबिल बन ही जाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन अपना श्योर लेना है तो आज ही हमारे प्रिस्टाइल क्लासेस ऐप से जुड़े और कोर्स को परचेज करें, अपनी तैयारी को धार दे और हेलीकॉप्टर शॉट मारे, ठीक है। हेलीकॉप्टर शॉट मारना है अगर आपको, तो तैयारी आपको विधिवत एक सिस्टमैटिक ढंग से कोर्स से जुड़ के करनी ही होगी, क्योंकि अब कंपटीशन इतना आसान नहीं रहा। ये मैंने आपको समझाया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है असर्सन। देखिए ये जो बाबू हमारे AR जी होते हैं ना, असर्सन रिजल्ट, ये NTA जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसे बहुत पसंद होता है। ये NTA असर्सन रिजल्ट टाइप का प्रश्न, मैचिंग कॉलम वाला प्रश्न बहुत पूछती है, उसको बहुत पसंद है इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, ये शास्त्र के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है, मतलब उसका रीजन है। देखिए अब क्योंकि और इसलिए लगा के इसको हम जोड़ते हैं, समझिए असर रीजन को। हिंदी भाषा में शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं, किसी भाषा, देखिए आपको पैसेज के हिसाब से चलना है, पैसेज के अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है। किसी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है, बिल्कुल पैसेज में दिया हुआ है, आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। आधारभूत शब्दावली में उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं के संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित संज्ञा, बिल्कुल था ये, सर्वनाम बिल्कुल था, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आपसी संपर्क के आधार होते हैं। अब देखिए आप यहां से अच्छे से समझ सकते हैं, हमें तो पता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से स्लाइड को खोल दिया कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत छोटी होती है। आधारभूत शब्दावली जिसे मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं, में उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं एवं संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आपसी संपर्क के आधार होते हैं। तो ये बात यहाँ पे सही हो गई। तो हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, पेन का कलर चेंज कर लिया हूं, आपको अच्छा लगेगा। अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आपसी संपर्क के आधार होते हैं। तो देखिए ए असत्य है, ए असत्य कहाँ है भाई, बिल्कुल सत्य है, हम चौथे से चल रहे हैं। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, नहीं गलत। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, कहां भाई आर असत्य कहां है, आर तो सत्य होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नहीं कहां से है, हिंदी भाषा में शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं, ये भी पैसेज में है, और किसी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए आधारभूत शब्दावली में मैंने देखिए जोड़ दिया, इसलिए आधारभूत शब्दावली में उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं जो किसी भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आपसी संपर्क के आधार होते हैं। मतलब ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी पैसेज के अनुसार विस्तृत रूप से कर रहा है। बात समझ में आ गई मेरे साथियों। तो हम कप्तान साहब ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए, तो लॉक कर दिया, ठीक है। कप्तान साहब मतलब ये सब एक अभिव्यक्ति है कहने का, कोई कप्तान नहीं है, केवल आपका शिक्षक मैं और हमारे साथी आप यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और हम लोग सही दिशा में अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा दिशा जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं भाई, दिए गए हैं, कथन पहला और कथन दूसरा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। मूलभूत को हम लोग आधारभूत शब्दावली कहते हैं ना, हमको तो याद हो गया पैसेज, बिल्कुल। आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं, बिल्कुल। आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली कहते हैं। कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। कहां भाई, कहां हो, कथन पहला सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। कहां भाई, आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली ब्रैकेट में लिखा हुआ था, बिल्कुल गलत।
फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही नहीं है। कहां हो भाई, दोनों सही कहां नहीं है, दोनों सही है। मतलब कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। कप्तान साहब क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए और लॉक कर दिया। तो इसी तरह मैंने पैसेज के पांचों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का सिखाने का प्रयास किया। अब आप कितना समझे? अगर आपको मजा आ रहा है, आप सीखे, तो कमेंट में जरूर जो है थंबनेल देके आप हमारा अभिवादन करें। हमारा मोटिवेशन जो है इंटू 10 हो जाएगा। मतलब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है पत्थर, शीशा की चोट से टूट जाए शीशा, ऐसे पत्थर की तलाश कीजिए आप लोग। तो इस हिसाब से मेहनत करना है हमको, ठीक है। हम एक शायर ग्रुप में आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी शायरियों को बीच बीच में सुनाते रहते हैं, इसी के लिए हम प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब हमारा हो गया पैसेज का क्वेश्चन खत्म। अब हमारा क्वेश्चन आता है मतलब असरसर रीजन टाइप का, फिर एआर टाइप का। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असरसर के रूप में लिखित है और तो उसका दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में अभिकथन। यथाविधि आजन्म अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब देखिए समास मुख्यतः 6 होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु द्वंद्व और बहुव्रीहि। कहीं कहीं पे समाज के 4 भेद देते हैं, तो वहीं पर जो है तत्पुरुष और कर्मधारय के 2 प्रकार दे दिए होते हैं। लेकिन अभी आप अगर कोई ऑथेंटिक जेन्युइन किताब देखेंगे ना, तो समाज के 6 भेद देते हैं। आप ज्यादा गूगल के एआई पे भरोसा भी नहीं करेंगे, कभी कभी 4 देगा, कहीं 6 देगा, तो आप जो है 6 समझ कर चलेंगे। तो अव्ययी भाव समाज जो होता है, इसका पहला शब्द अव्यय होता है। तो यहाँ पर दिया है यथाविधि, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म के पहले। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक प्रकार से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। दूसरा कारण, जिस समाज में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। बिल्कुल उपरोक्त कथन के आलोक मतलब इसके संदर्भ में, उपरोक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सही चयन करना है? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। रुकते हैं, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल दोनों अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास की बात कर रहा है, ठीक है। और जोड़ लीजिए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, क्योंकि जिस समाज में पहला शब्द प्रधान होता है, जुड़ गया ना, अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ए असत्य है, कहाँ सत्य है? अव्ययी भाव समास है तो असत्य कहां से हो गया? तो जब 3 हमारा गलत हो गया, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल ये हमारा जो है वो सही व्याख्या करता है। मतलब असर्सन जो है वो रीजन की ही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों हमारा जो है सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार के असर्सन रीजन को दोनों को आप लोग जोड़ के आराम से उत्तर को निकाल सकते हैं, ठीक है। समास 6 होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समास के भेद को लिख दे रहा हूं। हालांकि ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिसे नहीं पता होगा वो यही पे लिख ले। पहला होता है हमारा अव्ययी भाव, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष। अब इसके प्रकार को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। हम यहाँ पर PYQ करा रहे हैं, तो हम आपको प्रकार जहां तक संभव है वहां तक बता दे रहे हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु जिसको हम लोग संख्यावाची भी बोलते हैं, द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। यहाँ पर देखिए मैं 5वां लिखते हूँ, 5वां को बोलते हैं द्वंद्व समास और 6ठे को हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। 6ठे को हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि समास। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हुआ। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब देखिए हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये आप लोग पढ़े ही होंगे। देखिए वहां से प्रश्न आया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कहा, कौन, कैसे, ये प्रश्न पूछने का जो है शब्द होता है। तो प्रश्नवाचक में कौन आ गया पहले, मतलब डी का पहला देखिए कहां पे, डी का पहला यहाँ पे है, डी का पहला यहाँ पे, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है पहले कट हो गए, सीधा कट हो गए। अब डी का पहला है तो सी का तीसरा, देखिए सी का तीसरा है। अनिश्चयवाचक में क्या है, निश्चित किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित समय का, तिथि का बोध करना होता है। बाहर कोई खड़ा है, कोई आया है, कोई खाया होगा, कोई चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर जो है संदेह बनाता है, कोई चीज निश्चित नहीं रहता है। तो कोई जो हो गया ये हमारा अनिश्चयवाचक हो गया, कोई मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, मतलब सी का चौथा।
तो देखिए सी का चौथा कहां पे है, यहां पे है, तो सी का चौथा तो ए का दूसरा भाई पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, तुम, वे, ये सब आते हैं। तो ये पहला, तो पहले का दूसरा, बी का तीसरा, निजवाचक में आप आ गया क्योंकि आपका ही है, केवल आपका ही है, तो ये हो गया। अनिश्चयवाचक में क्या आ गया, अनिश्चयवाचक में कोई, मतलब सी का चौथा हो गया भाई, तो सी का चौथा हो गया, बी का तीसरा हो गया, ए का दूसरा और डी का पहला हो गया। मतलब कप्तान साहब ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए, तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को साथियों लॉक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सुंदर, अब भाई हम सुंदर है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, क्या करोगी, कुछ नहीं करोगी, तुम सुंदर हो तो। सुंदर हमारा क्या है, दशा है, स्वाद है, गंध है। भाई सुंदर तो मेरा गुण है, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्वालिटी है, हमारा गुण है कि मैं सुंदर हूं। तो मतलब ए को चौथे से मिला दिया गया, ए को चौथे से मिला दिया गया, तो ए को चौथे से 2 जगह मिलाया, मतलब 3 जगह मिलाया है, तो ये पहले गलत होता है। ठीक है, ये अभी गलत होता है। अब देखिए कौन गलत होगा इसके बाद रोगी क्या है, उसकी दशा बड़ी खराब है कि वो रोगी है, तो रोगी दशा मतलब बी का तीसरा, अपने आप चेंज हो रहा है, बी का तीसरा यहाँ पे है, बी का तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पर लिखते हैं, ये गलत हो गया। ए का चौथा, सुगंधित हमारा गंध है, सी का पहला, सुगंधित हमारा क्या है, गंध है, सुगंधित मतलब सी का पहला, तो मतलब ये गलत हो गया और ये मेरा सही हो गया। सुगंधित का गंधबोधक और कसैला हमारा स्वाद में कसैला होता है, जो चीज वो कसैला होता है, तो ये स्वाद बोधक, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया मैं पहले। ये होगा सुंदर हमारा गुण है, रोगी हमारा दशा है, सुगंधित हमारा गंध है, कसैला हमारा स्वाद है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अंगूठा दिखाना, भाई तुमको अंगूठा दिखा दिया, मतलब हम तुमको मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। सर हमने आपसे मांगा कि जो है प्रियम मुझे 500 रुपया दे दो, संध्या मुझे तुम 500 रुपया दे दो, लेकिन उन्होंने हमसे इनकार कर दिया, हमें अंगूठा दिखा दिया, मतलब हमको देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, मतलब मुकर गए, तो मतलब देने से इनकार करना, देने से इनकार कर देना, देने से क्या होता है, इनकार कर देना, देने से क्या होता है, इनकार कर देना, तो इसको बोलते हैं अंगूठा दिखाना। तो ये अपमान करना, आजकल बहुत लोगों के अपमान हो रहे हैं, धोखा मिल रहा है, हंसी उड़ रहा है, लेकिन वहां पर अंगूठा दिखाने का ये तात्पर्य नहीं है। तो आपको जो है मुहावरा और लोकोक्तियां भी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मुहावरों से प्रश्न जो है आता है, मुहावरों से प्रश्न जो है, मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न आती है। लोकोक्तियां तो नहीं आती ज्यादा, लेकिन आपको पढ़ लेना है, तो यार ये जो है मुहावरा से प्रश्न हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत समझने के लिए आपको जरूरी होता है, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से ये मनाना स्टार्ट किया गया, 1953 से, और ये तो हिंदी दिवस हो गया। यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं कि जो है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो होता है, यह विश्व हिंदी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को, अभी जनवरी 10 आ रही है, नवंबर चल रहा है, 10 जनवरी से हम लोग विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक जो है क्षेत्रीय मातृभाषा के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, हिंदी। तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, और 1953 से विश्व हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 से मनाना शुरुआत किया गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से अनुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको नहीं का ध्यान देना है कि अनुपसर्ग से बना शब्द जो है नहीं है। अब यहाँ पर हम उपसर्ग की बात करने से पहले हम थोड़ा सा प्रत्यय की बात कर रहे हैं। जो शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश के अंत में लगकर पूरे शब्द को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग है, तो उपसर्ग में कौन सा अनुपसर्ग से कौन शब्द नहीं बना है, तो मतलब अनुपसर्ग जो है उसका भी अर्थ रहे और जो उससे बना हुआ प्रत्यय उसके है, उस दोनों का भी एक जो है अर्थ निकलना चाहिए। अनुभव दोनों का अर्थ है, मतलब ये है अनुशासन, ये भी है अनुवाद है, लेकिन
अनुपसर्ग से बना शब्द अनुत्युत्तम, अनुत्युत्तम जो है नहीं है। मतलब ये ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 को कप्तान साहब ने लॉक कर दिया है, मतलब आप लोगों ने लॉक कर दिया, क्योंकि आप लोगों को ही बताया वही मैंने लॉक किया। मतलब सही बात है, आप लोग बता कर लोग लाइव में है नहीं, आप लोग लाइव में रहेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि एनसीईटी आईटीपी के हिंदी साहित्य के वीडियो के लिए सबसे ज्यादा व्यू और सबसे देखा जाने वाला वीडियो बना दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी लोग देखें इसको कम से कम बहुत लोगों को शेयर करें कि 2024 का जो हिंदी साहित्य का प्रश्न है, ओझा सर जो है इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम किए हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उपसर्ग मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उपसर्ग जो शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं, किसके? शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं। और प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है शब्दांश के अंत में लगते हैं, शब्दांश के या शब्द के अंत में लगते हैं। शब्दांश मतलब शब्द के अंत में, ये प्रारंभ में और ये जो होता है अंत में। ठीक है ना, ये बात आपको नोट कर लेनी है समझने के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा, अब देखिए यहां पर आ गया संधि। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं है। संधि मतलब होता है जुड़ना, विच्छेद मतलब होता है अलग होना। परिवार को संधि की तरह रखना चाहिए, सबको जोड़ के, चाचा को, पापा को, भैया को। अगर जुड़ने वाले हैं तो, अगर मान लीजिए थोड़ा सा कसैले प्रकार के इंसान है, ठीक है, तीखे, तो भी उनको जो है हमको जोड़ के रखना चाहिए। तो परिवार को जोड़ना संधि होता है, उनका टूट जाना अलग अलग विच्छेद होता है, वही हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संधि मेनली 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः संधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि संधि के 3 भेद, आप इसको लिख लीजिए। संधि के 3 भेद होते हैं, हालांकि ये तो आपको PYQ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि आपको पसंद आए। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका स्वर संधि होता है, दूसरा आपका जो होता है वो व्यंजन होता है, तीसरा जो होता है वो विसर्ग संधि होता है। क्या होता है? विसर्ग। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि। इसके भी जो है 5 बेटे होते हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। इसका भी मैं नाम लिख दे रहा हूं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाज। मैं क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा, तो इसे भी आप जो है स्टार लगाते रहो, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर कौन संधि विच्छेद नहीं है? उत प्लस श्वास से उच्छ्वास बिल्कुल सही है। अनु प्लस ऐसण से अन्वेषण, ये भी सही है। शब्द प्लस जन से सज्जन, बिल्कुल व्यंजन संधि है, सही है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ये भी सही है। अब जब सब सही है तो भाई गलत क्या है? भाई मात्रा का भी ध्यान देना है कि छोटी की मात्रा है कि छोटा ऊ की मात्रा है। अनु प्लस ऐसण, अगर ये वाली मात्रा लगी होती तब ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है क्या लग गया है? छोटा ऊ न लग के बड़ा ऊ लग गया है। तो कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? मतलब ये हमारा लॉक कर दिया जाए, ये हमारा संधि विच्छेद नहीं है। बाकी सब सही है, ये गलत है। तो ये तो पूछा कौन संधि विच्छेद नहीं है। नहीं का ध्यान देना है हमारे साथियों। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, समझा ही दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्षण के रूप में लिखित है, तो दूसरा जो है उसके कारण के रूप में। हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ उठाना चाहिए, ये तो अभिकथन सही है। अब रीजन देखते हैं। हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई पहला तो सही है, लेकिन नहीं कहां से तुम कहां से आगे पूरे माहौल को खराब करने? नेगेटिविटी चीज, नकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज देयर फॉर्म। हिंदी में मतलब ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं उत्पन्न करते हैं, नहीं खत्म करते हैं। तो निगेटिव चीज यहां से कहां पे आ गया? हमारे ऊर्जा को खराब करने के लिए। मतलब हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन परंपराओं में उचित लाभ उठाना चाहिए। मतलब ए तो सही है, ए और दोनों सत्य है, लेकिन आर की सही व्याख्या है, ये कोई बात नहीं हुई। व्याख्या की बात है वो गलत है, तो मतलब ए सत्य है और आर जो है वो असत्य है। ए सत्य है और आर असत्य है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। उचित लाभ नहीं, उचित लाभ उठाना चाहिए। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, आर तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो है
ये जो है ऑप्शन नंबर 3 को हमने सही समझा और आपको लॉक कर दिया। सही समझा मतलब असर्शन और रीजन के हिसाब से ही चलना है आपको। असर्शन रीजन का प्रश्न हो गया, चाहे आप फिर गद्यांश पद्यांश का प्रश्न हो गया, वहां पे आपको अपनी जो है कौशल बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। जो अभिकथन और कारण जो दिया है उसी के हिसाब से आपको चलना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही चक्कार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी शब्दकोश की प्रविष्टि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अनुभव, अंत, अनुचर, अनुवाद, अनुसार। देखिए पहले हम हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहले अंक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद चंद्रबिंदी का करते हैं, उसके बाद अ क का प्रयोग, ये सब चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहले अंक पे अगर आते हैं तो पहला हमारा अंक का प्रयोग कहां पे हुआ है? बी में, मतलब पहले होगा बी। देखिए 3 जगह बी है, बी। उसके बाद हमारा आता है, अब हम लोग क ख के हिसाब से देखते चले जाएंगे क्योंकि अनु अनु सभी जगह है, अनु 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 और अनु। अब हम लोग आते हैं तो क ख ग घ अंग च पहले आता है, मतलब अनुचर, मतलब बी के बाद क्या होता है? बी के बाद सी, बी के बाद सी आया, बी के बाद क्या आया? सी, सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए, भाई च के बाद भ आएगा, मतलब हमारा बी सी। तो हम बी और सी को पकड़ लिए, यही से हम ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड का लॉक, ये हमारे गलत है। तो इसका आप ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग चंद्रबिंदी का ध्यान देंगे, फिर अंक का, उसके बाद चंद्रबिंदी का, उसके बाद और का ध्यान देते हैं। वर्डों को देखते हैं, यहां पर दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को हिंदी शब्दकोश की प्रविष्टि के अनुसार क्रमबद्ध रूप से उसे प्रविष्ट कीजिए। तो हमारा पहले अंग आ गया, फिर उसके बाद चंद्रबिंदी है नहीं, और पहले अनुचर आ गया, तो बी और सी, ए डी और ई। ठीक है, ए मतलब अनुभव, डी मतलब अनुवाद और ई मतलब अनुसार, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अनु तो सभी जगह है। तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभी कथन असर्शन के रूप में लिखित है और दूसरा जो है कारण के रूप में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषाओं की प्रगति में काफी तेजी आई है। ठीक है, ये बात हम मानते हैं सही है, अभिकथन कह रहा है। अब उसका कारण देखना है कि कई राज्यों ने अपने राजकाज के लिए अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थान नहीं दिया है। हम हिमाचल प्रदेश की भाषा की बात करते हैं, वहां पर हिंदी भाषा में राजकाज होता है, तो बहुत सारे राज्य ने इसको स्थान नहीं दिया है। तो अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है? ए आर ए की सही व्याख्या है? बिल्कुल नहीं। ए सत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की भाषाओं में तेजी से विकास हुआ है, प्रगति हुई है, बिल्कुल सही है। और कई राज्यों ने राजकाज, देखिए हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है मेनली हिंदी जो है, और हमारी राजभाषा, इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं, वहां पर जो है हमारा राजकाज भी जो है इसी भाषा में होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए और आर दोनों सत्य है। आर कैसे सत्य है कि कई राज्यों ने राजकाज के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थान नहीं दिया है, वो किसी दूसरी भाषा को स्थान दिए हैं। मतलब कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जैसे उड़िया यहाँ पे चल तो रहा है, यहाँ पे नहीं, कहीं भी जहां चलता है उड़ीसा में, लेकिन वहां पर क्षेत्रीय भाषा जो है, जो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हो रहा है वो किसी दूसरी भाषा में प्रयोग हो रहा है। क्षेत्रीय भाषा हमारा कुछ और है, लेकिन राजकाज की भाषा जो है, राजभाषा जो है वो कुछ और है। तो इसलिए हमारा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की जो है वो सही व्याख्या नहीं है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान देंगे। हमको असर्शन और रीजन के हिसाब से ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 10वीं शताब्दी में नागरी लिपि के कुछ वर्णों पर सिरोरेखाएं लगाई जाने लगी। सिरोरेखाएं मतलब होता है जो किसी भी, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, मानिए प्रभाकर लिखते हैं, प्रभाकर, तो जो ऊपर ये रेखाएं लगाई जाती हैं इसको हम लोग सिरोरेखा बोलते हैं। इसे हम लोग जो है सिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी तक इसका रूप वर्तमान देवनागरी जैसा हो गया, बिल्कुल हुआ, लेकिन उपरोक्त कथन के आधार पर पहला हमारा गलत हुआ, क्योंकि 12वीं शताब्दी तक इसका वर्तमान देखिए देवनागरी जैसा हो गया। तो जब हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब देवनागरी लिपि की बात करते हैं, देवनागरी लिपि की बात तो हम लोग देवनागरी लिपि लिखें, या फिर इसे हम लोग नागरी लिपि कहें, या फिर इसे हम लोग हिंदी लिपि भी कहें। तो जब देवनागरी, हिंदी और नागरी लिपि का विस्तार हुआ तभी जो है इसका वर्तमान में जो है विस्तार हो गया। 10वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 12वीं शताब्दी में। मतलब
ऑप्शन ए असत्य है, लेकिन ऑप्शन कथन सेकेंड सत्य है। ए और दोनों सत्य है नहीं, ये गलत है। तो ये कैसे हो जाए गलत? ए और आर पहला और दूसरा मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों सत्य है नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकेंड असत्य है नहीं, फर्स्ट असत्य है तो फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकेंड जो है वो सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। 10वीं और 12वीं शताब्दी में देवनागरी स्क्रिप्ट को हम लोग नागरी या फिर हिंदी लिपि भी कहते हैं। शिरोरेखा जो किसी भी शब्द को लिख के जो ऊपर रेखा लगाए थे उसको हम लोग शिरोरेखा कहते हैं। 10वीं शताब्दी में नागरी लिपि के कुछ वर्णों पर शिरोरेखाएं लगाई जाने लगी, बिल्कुल नहीं। जब 12वीं शताब्दी आया, जब वर्तमान में देवनागरी लिपि जैसा हो गया लिखन अच्छे से, तब इसका प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कथन पहला असत्य है और लेकिन कथन सेकेंड जो है वो सत्य है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? देखिए बिहारी हिंदी की जो बोली होती है वो 3 होती है। पहला मगही, पहला क्या होता है मेरे साथियों? मगही। सेकेंड जो होता है वो हमको लिख सकते हैं भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है मैथिली। तो अब ऑप्शन को चेक कर लीजिए मेरे साथियों, मैथिली। तो यहां पर हमारा क्या है? बिहारी हिंदी की बोली जो है अवधी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है, बघेली नहीं है, मैथिली है। क्या है? मैथिली है हमारे साथियों। क्या है? मैथिली। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी में मैथिली हमारा जो है वो सही जवाब होगा। जब हम लोग आपको सौसैनी, अपभ्रंश, ऐसाची सब सारे शब्दकोश को पढ़ाएंगे, साहित्य के पोर्शन को, तो इस सब चीजों को बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मैथिली जो आपका सही जवाब हुआ, इसको आप लिख लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हमारे बिहारी हिंदी की बोली में मैथिली आता है, वहां पर मैथिली बोली भी जाती है और बहुत सारे गाने मैथिली में भी वहां की हैं। भाषा का आधार ध्वनि होता है, बिल्कुल भाषा का आधार ध्वनि तो होता ही है, बिल्कुल सही है, कथन पहला। अब कथन सेकंड देते हैं, कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से बनी होती है। कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से बनी होती है, बिल्कुल। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत। गलत तो नहीं है भाई, फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकेंड गलत नहीं भाई, सेकेंड भी सही है। फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड सही है, नहीं दोनों सही है। मतलब कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि भाषा का आधार ध्वनि होता है, क्योंकि कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से बनी होती है। क्योंकि इसलिए लगा के आप दोनों कथन को जोड़ के उत्तर को अच्छे से निकाल सकते हैं। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ओझा सर के लिए एक अच्छा सा बेहतरीन सा कमेंट करिएगा। आपको हम जो है बेहतर से बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची पहले का सूची दूसरे से मिलान कीजिए। भाव है, व्यक्ति है, जाति है, समूह है। ये हमारा संज्ञा का भेद होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, जो कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। पदार्थवाचक नहीं लिखा हुआ है, उसको आपको पता ही होगा। अब देखिए भाव क्या है? मिठास एक प्रकार का भाव होता है, बुढ़ापा भाव होता है। तो भाव में हमारा पहला का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा। अब देखिए पहले का तीसरा कहां है भाई? यहाँ पे पहले का तीसरा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पहले का तीसरा। उसके बाद ए का तीसरा, बी का पहला। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भारत किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान है भारत, तो बिल्कुल वही स्थान भी आता है व्यक्तिवाचक में। तो ये हो गया। सी का दूसरा जातिवाचक जो होता है, जातिवाचक देखिए किसी प्रोफेसर जो है वो हमारे जाति में है। अगर हिस्ट्री के हैं, बेकायदे किसी सब्जेक्ट के लिए हो गए तब तो वो व्यक्तिवाचक हो गए। अगर समूह में प्रोफेसर आ गए तो हमारे प्रोफेसर जो है वो जाति उनका हो गया, तो प्रोफेसर जातिवाचक। और समूह डी का चौथा, दल हमारा जो होता है वो समूह होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड को हमने लॉक कर दिया और इसका सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हुआ। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए जात जो होता है वो किसी विशेष का होता है, जैसे मोबाइल। अब मोबाइल में व्यक्तिगत अगर किसी मोबाइल का नाम ले लेंगे तब तो व्यक्ति होगा, लेकिन सारे मोबाइल जो है उनका जाति हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंसानों का हो गया, तो ये लोग हमारे जो है जाति में चले जाएंगे। ठीक है, किसी विशेष का बात कर देंगे, महात्मा गांधी, भारत, पाकिस्तान, सचिन तेंदुलकर, विशेष का, तो हमारे व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। सभी खिलाड़ी जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकते। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मैंने बताया कि एनटीए जो आपका एग्जाम लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, कथन, इसी प्रकार के क्वेश्चन को वो पूछती ही है हिंदी इंग्लिश में। हालांकि अब तो मैं देखा हूं मैथ और जीएस में भी वो ऐसा क्वेश्चन पूछने लगी है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। देखिए 2024 में जो है आपका क्वेश्चन, सॉरी 23 में इन्होंने ऐसा ही पूछा है, तो 25 में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब देखिए जल, जल का पानी, वारी, अंबु, तोय, ये होता है, मतलब सी का पहला, वारी, पानी, अंबु, मैं लिख दे रहा हूं, ये इसका पर्यायवाची है, तोय, ये होता है, मतलब सी का पहला। अब देखिए सी का पहला कहां कहां पे है, सी का पहला, सी का पहला। अब और देखते हैं, ठीक है, सी का, सॉरी, जल, पानी, वायु, अंबु, तोय, बी है ना, तो बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला यहां पे है, बी यहां पे नहीं है, दी सेकंड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जल, पानी, वायु, अंबु, तोय, ये पानी का है, जल का, तो बी का पहला, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही होने वाला है। हम एक बार सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपने सही गमन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं कि नहीं, मतलब मार्गदर्शन मेरा सही है कि नहीं, तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए का तीसरा, ए का तीसरा, बिल्कुल कमल का निशा। बी का पहला, बी का पहला सही है। सी का दूसरा, सी का दूसरा, सूर्य, भानु, भास्कर, रविकर, दिवाकर होता है, तो सी का दूसरा हमारा सूर्य का होता है दिनकर, भानु, भास्कर, रविकर, दिवाकर, ये हमारा सूर्य का जो है पर्यायवाची होता है। तो सी का दूसरा, सी का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला, बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही जवाब हुआ। तो आज के स्लाइड में हमने जो है 2024 का जितना भी क्वेश्चन था, एक मिनट में देखता हूं, मैं देखिए 20 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से आपको करा दिया। आप जाके इस क्वेश्चन को एक एक अपना भी चेक कर सकते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही किया हुआ है, ठीक है, हमने कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही किया हुआ है। तो हमने जो है 2023 के 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, करा दिया। मैं आपसे अंततः ये भी कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी तैयारी को एक सही वे में, एक ऑथेंटिक प्रकार से, सुदृढ़ तरीके से करना चाहते हैं, तो आज ही जो है हमारे कोर्स में आप जुड़े। मैंने आपको बता दिया आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड के कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। अगर आप डोमेन के साथ बस केवल जनरल टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे संपर्क करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी हम लोग का डिस्काउंट चल रहा है फेस्टिवल ऑफर के तहत 30% का, और जहां ही हमारे स्टूडेंट की 50 संख्या क्रॉस होती है, तहां हम लोग अपने प्राइस को फिर इंक्रीज करके, जितना हमारा प्राइस है उसको 3500 कर देंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते रहें और कोर्स में जुड़ के आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं।